हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ गुण पढ़े थे। तो अब अपन फर्स्ट चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपके चार नंबर के बड़े डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखना, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो नाम से पता चल रहा है, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव यानी दो ध्रुव। विद्युत आवेश में दो ध्रुव, यानी एक तो प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो जब आपके दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म जो अल्प दूरी पर उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि समान परिमाण यानी दोनों पर आवेश समान मान का, प्लस का Q और इधर भी Q। ठीक है, परंतु विपरीत प्रकृति यानी इस पे प्लस का स्मॉल q तो इस पे माइनस का स्मॉल q। ठीक है, प्लस q और माइनस q एट स्मॉल डिस्टेंस d या 2a। इस डिस्टेंस को अपन 2a भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो बराबर भागों में इसको बांटा जाता है, इस कारण ये डिस्टेंस 2a भी ली जाती है, या आप d भी ले सकते हो। तो ये युग्म क्या कहलाता है? ये युग्म आपके विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, यानी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म जो अल्प दूरी पर उपस्थित हो, तो ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों को मिलाकर खींची गई रेखा ये क्या कहलाती है? ये आपके द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। ये इसका क्या कहलाएगी? अक्ष। अब इस द्विध्रुव में एक मध्य बिंदु होता है जो आपके कहलाता है कैपिटल O। तो आपके कैपिटल O, तो इस मध्य बिंदु कैपिटल O से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है द्विध्रुव का निरक्ष। क्या कहलाती है? द्विध्रुव का निरक्ष। तो ये होता है बच्चों द्विध्रुव। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो आपके HCl, NaCl ये सभी आपके क्या हैं? विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं, जिनके अंदर H प्लस आयन और Cl माइनस आयन परस्पर आयनिक बंध द्वारा बंधे रहते हैं और अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो ये आपके एक विद्युत द्विध्रुव कहला सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसकी। अब अपन बच्चों इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है आपके द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताओ सर, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको कैपिटल P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखना। धनात्मक आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, मैंने परिभाषा क्या लिखवाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण धनात्मक आवेश तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल यानी d वेक्टर, या फिर मध्य की दूरी 2a ले तो 2a वेक्टर। धनात्मक आवेश तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यह क्या है? एक सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी? तो बच्चों दिशा, तो आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा किधर होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर, यानी इस दिशा में होगी इसकी दिशा।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब पढ़ते हैं अपन इसका मात्रक। सर मात्रक क्या होगा बताओ? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपके आवेश यानी कूलाम, कूलाम और दूरी का मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये किस में है बच्चों? ये है MKS में। और मैं आपको बता दूं एक होता है डीबाई, ये किस में होता है? CGS में। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी विमा। विमा क्या होती है? तो बच्चों आवेश की विमा A1 T1 और लंबाई की L1 क्या बन गया? L1 A1 T1। इसकी क्या होती है? विमा होती है, विमा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नोट। नोट नंबर 1 पहला है, पहला, किसी द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? द्विध्रुव पर कुल आवेश, तो बच्चों देखो द्विध्रुव पर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, यानी टोटल आवेश कितना हो गया? 0। यानी द्विध्रुव पे कुल आवेश कितना होता है? 0। अब नोट नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कहलाता है आपके आदर्श विद्युत द्विध्रुव। सर आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बताइए? ठीक है, तो बच्चों इसकी परिभाषा लिखना। जब बहुत अत्यधिक आवेश, जब बहुत अत्यधिक आवेश, ब्रैकेट में लिखना Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर, ब्रैकेट में लिखना D टेंड्स टू 0, D टेंड्स टू 0, अल्प दूरी पर उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो ऐसा युग्म, तो ऐसा युग्म आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ऐसा युग्म आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों जब आपके अत्यधिक आवेश यानी बहुत सारा आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित हो, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्प हो, तो ऐसा युग्म आपके आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये तो बात हो गई अपने विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की। अब अपन इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन विद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी निकाय में दो आवेश, एक निकाय है जिसमें दो आवेश दे रखे हैं QA बराबर 2.5 गुना 10⁻⁷ कूलाम, तथा दूसरा आवेश है माइनस का 5 यानी माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम के निर्देशांक क्रमशः, आपको निर्देशांक दे रखे हैं। तो 0 0 माइनस के 15, यानी कि आपके यह निकाय किस पे है? Z एक्सिस के ऊपर। तो अपन Z एक्सिस ले लेते हैं। कैसे पता चला? X अक्ष का कंपोनेंट 0, Y का भी 0, बचा कौन? Z। तो यह अपन मूल बिंदु माने। ठीक है, तो मूल बिंदु 0 0 माइनस 15 ये इस तरफ आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। हुई कि नहीं हुई? ठीक है, यहां पर कितना आवेश रखा गया है? यहां पर Q आवेश है, QA 2.5 गुना 10⁻⁷ कूलाम। और आपके एक पॉइंट है B पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर। प्लस के 15 का मतलब ये दूरी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। यानी टोटल दूरी कितनी हो गई बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टोटल दूरी कितनी हो गई? 15 और 15 30 सेंटीमीटर। तो 30 गुना 10⁻⁻2 मीटर। होगा कि नहीं होगा? यहां पर जो आवेश है वो क्या है आपके? माइनस का 2.5 गुना 10⁻⁷ कूलाम। तो आपके द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आपको बताया था द्विध्रुव आघूर्ण धनात्मक आवेश तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल, और दिशा किधर होती है? माइनस से, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, यानी Z अक्ष के विपरीत आएगा, यानी माइनस का K कैप। बोलो होगा नहीं होगा? डायरेक्शन के लिए क्या लगा देंगे? माइनस का K कैप। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इस कारण इसकी दिशा Z अक्ष के विपरीत दिशा में कारण माइनस का K कैप। आवेश रखें तो आवेश है माइनस का 2.5 गुना 10⁻⁷ कूलाम, और दूरी कितनी है? 23 गुना 10⁻⁻2 K कैप। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके द्विध्रुव आघूर्ण आएगा बच्चों कितना? 3 को इससे गुणा किया तो 7.5
और ये माइनस की यानी इंटू 10 की पावर -8 के कैप, ये कूलम इंटू मीटर, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसकी दिशा किधर है -z अक्ष के अनुदिश। बोलो होगी कि नहीं होगी, ये आपके इसका आंसर। इसी प्रकार अपन द्विध्रुव आघूर्ण का एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके जैसे दे रखा है चित्रानुसार निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो सर द्विध्रुव कौन होता है? विद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें समान परिमाण के आवेश, यानी एक आवेश प्लस का क्यू है तो दूसरा माइनस का क्यू होना चाहिए। परंतु यहां पर आप क्या देख रहे हो, ए बिंदु पर +2q आवेश और बी और सी पर -q आवेश। सर ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है, तो विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको +q और +q दो आवेश मान सकते हैं। तो जब दो आवेश मानेंगे तो एक तो प्लस का एक माइनस का, यानी एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आवेश गुणा इनके मध्य की दूरी a। दिशा किधर होते हैं माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी दिशा इधर हो गई, ये हो गई P1 वेक्टर होगी कि नहीं होगी। अब ये हो गया प्लस से माइनस, ये नहीं, ये एक द्विध्रुव आघूर्ण। तो नंबर 2 इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा Q इंटू ए, इसकी दिशा किधर होगी माइनस से प्लस की ओर, तो P2 कितना हो गया Q इंटू ए। और इनके बीच का कोण, ये एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुज है बराबर, तो ये कोण हो गया 60। तो यहाँ पे थीटा कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बोलो होगा नहीं होगा, होगा ना। सर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये एक द्विध्रुव नहीं है, ये एक द्विध्रुव नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों कितने द्विध्रुव हैं, यहाँ पर आपके दो द्विध्रुव हैं और उनके द्विध्रुव आघूर्ण 60 डिग्री कोण पर है, तो इनका परिणाम में कितना होगा, तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और दो सदिश जब थीटा कोण बराबर 60 डिग्री हो तो इनका परिणाम में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 cos 60। और cos 60 का मान बच्चों कितना होता है, आपको टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। अगर टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ 1/2 और 1/2 से 2 कैंसिल आउट। क्या आपको दोनों द्विध्रुव आघूर्णों की वैल्यू सेम है क्या, अरे इक्वल है ना, Q इंटू ए, तो Q इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो गया Q इंटू ए का होल स्क्वायर। 1 2 3 कितना हो गया 3, तो 3 का रूट 3 और QA ये हो गया इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपके क्या, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं, लिखो इसकी। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए सिरे पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस स्मॉल क्यू आवेश अल्प दूरी 2a पर उपस्थित है, अल्प दूरी 2a पर उपस्थित है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो बच्चों अब इधर ध्यान देना, जब भी आपके सिलेबस में विद्युत द्विध्रुव का कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूमेरिकल आए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना पड़ता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले उसका मान ज्ञात किया जाता है, तो इसीलिए अपन केवल सबसे पहले उसी की थ्योरी लिखते हैं। तो आपने क्या कहा, अपन ने कहा माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर, मान लो ये ए सिरा है जिस पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस स्मॉल क्यू आवेश अल्प दूरी 2a पर उपस्थित है। यदि इनके बीच की दूरी 2a है तो बच्चों आपके ये दूरी कितनी हो जाएगी, a
और ये दूरी कितनी हो जाएगी a, तो टोटल मिलाए कितनी हो गई 2a। ठीक है, तो आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा, धनात्मक आवेश और इनके मध्य की दूरी यानी कितनी है 2a। इसकी दिशा कितनी होगी, माइनस से प्लस की ओर, यानी इसकी दिशा हो गई आपके BA के अनुदेश, यानी कि BA के अनुदेश। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये समीकरण नंबर 1, ये आपके पास 1 नंबर समीकरण आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए। तो अब अगली लाइन में लिखना, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु P पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, तो यहां पर आपको एक अक्षीय बिंदु, तो अक्ष क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाकर खींची गई रेखा, ये हो गई। तो यहां पर किसी P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सर इसकी दूरी कहां से ले, दूरी हमेशा विद्युत द्विध्रुव में इनके मध्य बिंदु से ली जाती है। तो कितनी दूरी है मध्य बिंदु O से, R दूरी। अगर ये कुल दूरी R है और ये दूरी A है, तो धनात्मक आवेश से दूरी कितनी होगी, R माइनस A। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये दूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऋणात्मक आवेश से दूरी क्या होगी, R प्लस A। ठीक है, तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र के लिए, अरे धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर, त्रिज्यता है बाहर की ओर, यानी कि इससे दूर। तो E प्लस Q वेक्टर, बोलो होगा कि नहीं होगा। और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर, तो ये हो गया E माइनस Q वेक्टर हो गया। तो अब अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखना, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, A प्लस Q बराबर, सदिश काम में नहीं ले रहे हैं ना, कितना होगा KQ अपॉन धनात्मक आवेश से दूरी कितनी है, R माइनस A का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E माइनस Q बराबर कितना होगा, आवेश माइनस का है तो विद्युत क्षेत्र भी माइनस का, के Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों आपके P बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अरे दोनों विद्युत क्षेत्र को जोड़ लो, E प्लस Q और E माइनस Q कितना हो गया, के Q अपॉन R प्लस A का, सॉरी प्लस आवेश के कारण दूरी है माइनस की, तो R माइनस A का होल स्क्वायर और के Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इसको आपको हल करना है। तो बच्चों जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाई थी, बेसिक मैथ पढ़ाया था, तो वहां पर आपको ऐसे कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। तो ऐसे अपन किस प्रकार हल कर सकते हैं ऐसी टर्म को। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या के क्यू कॉमन आ गया, बचेगा क्या 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लें। जैसे अपन एलसीएम लेंगे तो बच्चों आपके पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या बन जाएगा, के क्यू। आपने लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा दोनों गुणा में, तो दोनों का होल स्क्वायर। तो क्या मैं स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लूं, आर माइनस ए गुणा आर प्लस ए का पूरे का हो गया होल स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को ओपन करें तो जब मैंने आपको बीज गणित पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे। क्या थे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ये माइनस इस पूरी टर्म से गुना होगा तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा माइनस का 2ra क्या बन जाएगा प्लस का 2ra बटा हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणा होके क्या हो जाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 2ra को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा बच्चों। अब मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब भी विद्युत द्विध्रुव
का कोई भी डेरिवेशन हल करते हैं तो उसके अंदर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। और P किसके बराबर है, Q इंटू 2A, यानी 2QA आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, K के बाद में लिख दो 2QA। अब सर ये आया कहां से, तो देखना 2 कहां से आया, 4 से, तो बच गया कितना 2, Q ले ही लिया, यानी ये गया, ये Q हो गया, ये हो गया, बचा क्या R, 2R, और ये क्या बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा समीकरण 1 से, सर समीकरण 1 से इसको P लिख सकते हैं, तो आपके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, KP 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अपन देखते हैं, चूंकि आप सभी को पता है क्या कि जो R दूरी होती है, R दूरी वो आपके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, यानी R दूरी A की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है बच्चों, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव कौन होते हैं, HCl, H प्लस Cl माइनस, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर में होगी। तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी संख्या आती है, इसलिए अपन इसको नगण्य मान सकते हैं। और यदि अपन इसको नगण्य मानेंगे तो आपके क्या कंडीशन आ जाएगी, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर नियर इक्वल टू R स्क्वायर। तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 2kPr अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4, 1 कट गया तो R की पावर 3, तो कितना हो गया 2kP अपॉन R क्यूब। होगा कि नहीं होगा। तो ये आ गया आपके अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब बच्चों ध्यान देना, अगर अपन इसको सदिश रूप में ज्ञात करें, किस में निकालें, वेक्टर फॉर्म में। अरे सदिश रूप में बताओ, तो आप देख रहे हैं कि सर अक्षीय विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, प्लस आवेश की दूरी कम है तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और यदि प्लस का विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो इसी दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र अक्षीय विद्युत क्षेत्र होगा। और अक्षीय विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और P भी इसी दिशा में है, तो दोनों समान दिशा में होने के कारण तो आप क्या बोलोगे, E अक्षीय समानांतर है P वेक्टर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यदि समानांतर है तो बच्चों अक्षीय विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 2kP वेक्टर अपॉन R क्यूब, यानी आपके सदिश लग जाएगा और आंसर धनात्मक। तो ये हो गया आपके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। कितनी होती है, 2kP अपॉन R क्यूब। तो बच्चों जब भी आपको अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करोगे, P ज्ञात करोगे, P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करोगे, जो कैसे निकालते हैं, धनात्मक आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल से निकालते हैं। और ये निकालने के बाद में जब आप मान रखोगे तब आपका न्यूमेरिकल हल होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या ये आपके जो डेरिवेशन है ये 4 नंबर का आता है, अपने 12th क्लास के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पे बड़े तरीके से इसको कंसंट्रेट होके याद कीजिए, लर्न कीजिए, है ना। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बस एक चीज दिमाग में बिठा लो, यदि आपके विद्युत द्विध्रुव का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप क्या लोगे, सबसे पहले P निकालोगे यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करोगे, ठीक है। तो अब अपन इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, जो आपके क्या है, द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की एकल आवेश से तुलना। वैसे तो इसके आगे आपके एक बड़ा टॉपिक फिर से आएगा, क्या, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो जो भी अपन ज्ञात करेंगे, परंतु अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या, एक तो एकल आवेश का विद्युत क्षेत्र व द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तुलना, इसकी तुलना करेंगे अपन। तो तुलना करें तो देखना बच्चों, तुलना एक तो सीरियल नंबर है ना, जब भी अपन तुलना करते हैं कि दो राशियों के बीच में आपको कभी भी तुलना पूछे तो बच्चों कॉपी के पेज को 2 भागों में बांट लेना चाहिए, फाड़ के नहीं,
बीच में लाइन खींच के दो भागों में बांट लो और दोनों भागों में एक भाग में लिख दो जिनके बीच में आप तुलना कर रहे हो, जैसे एकल आवेश का विद्युत क्षेत्र और एक हो गया द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, है ना। तो हमेशा आपको जो आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि किन्हीं दो चीजों के बीच में, तीन चीजों के बीच में डिफरेंस पूछे, तुलना करवाए, तो हमेशा तुलना करने का यही तरीका, आप सारणी बना के दीजिए। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला ही हो जाता है, और आपने पढ़ा था एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि Q/R², और द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी अपन ने निकाला वो कितना था 2kP/r³। नंबर 2, एकल आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो आपके द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। नंबर 3 बात, यदि r दूरी बढ़ेगी तो आपके एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र घटेगा, परंतु द्विध्रुव में जब r दूरी बढ़ेगी तो द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वह तेजी से घटेगा, यानी एकल आवेश की तुलना में तेजी से घटता है। तो यह आपके कॉन्सेप्ट है बच्चों, किसका, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का। अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अपने नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।